नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चारण आपका स्वागत करता हूं रामेश्वरम क्लासेज के ई स्कूल में। एक ऐसा ई स्कूल जहां आपको 12वीं कक्षा के संपूर्ण विषयों का कंटेंट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हाईटेक स्टडी पॉइंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपके सामने कक्षा 12वीं के इंग्लिश क्लास के वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आज हम बात करते हैं कक्षा 12th के इंग्लिश सिलेबस के बारे में। 12th क्लास की बात करें तो अपने कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी। ए पोर्शन जो है इसको हम रीडिंग के नाम से जानते हैं। बी पोर्शन जो है इसको हम राइटिंग का नाम देते हैं तथा सी जो पोर्शन है इसको प्रोज का नाम देते हैं। रीडिंग में हमारे पास में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है वो अनसीन पैसेज का हो गया और दूसरा क्वेश्चन जो है वो नोट्स मेकिंग और समराइजिंग का क्वेश्चन जो है वो आपको यहां से पूछा जाता है। राइटिंग पोर्शन की बात करें तो कंपोजिशन जो पार्ट होता है वो आपका राइटिंग सेक्शन के अंदर आता है। थर्ड जो पार्ट है प्रोज का, उसके अंदर अपने पास में 2 जो बुक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। टोटल तर्ज के आधार पर बताएं तो 9 + 6 + 4 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 7 टोटल अपने पास में यह मार्किंग होती है। विद्यार्थियों, यदि बात करें कोर्स की तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी पोर्शन राइटिंग का। इससे रिलेटेड सारे के सारे कंपोजिशन पार्ट के वीडियो आपको अगले वीडियोज में मिलते रहेंगे। कंपोजिशन पार्ट की बात करें तो ये कंपोजिशन पार्ट 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले पोर्शन को शॉर्ट कंपोजिशन का नाम दिया गया होता है और सेकंड जो पोर्शन है वो अपना लॉन्ग कंपोजिशन कहलाता है। शॉर्ट कंपोजिशन और लॉन्ग कंपोजिशन ये 2 पोर्शन हमें कंपोजिशन पार्ट में पूछे जाते हैं। शॉर्ट कंपोजिशन की बात करें तो शॉर्ट कंपोजिशन में सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम नोटिस राइटिंग है। सेकंड नंबर पे जो इसमें आता है वो एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाना जाता है। एडवर्टाइजमेंट के अलावा आपको इनविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी आपसे पूछे जाते हैं। 4th नंबर पे पोस्टर डिजाइनिंग और सबसे लास्ट में नंबर 5 पे जो आता है अपना टॉपिक वो आर्ग्यूमेंट्स ऑन ए टॉपिक होता है। ये 5 टॉपिक जो है वो आपको शॉर्ट कंपोजिशन में पूछे जाते हैं, जिनमें से कोई से भी 2 टॉपिक जो है वो एग्जाम में आते हैं और अल्टरनेटिव होते हैं। इनमें से कोई एक टॉपिक जो है वो आपको सॉल्व करना होता है। टोटल 5 टॉपिक है, 5 में से 2 के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए होंगे और 2 में से कोई आपको एक जो है वो चूज करना होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम लॉन्ग कंपोजिशन की तो लॉन्ग कंपोजिशन में सारे क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स के होते हैं, यानी 7-7 नंबर के सारे बड़े क्वेश्चन होते हैं अपने पास में। लॉन्ग कंपोजिशन का पहला जो टॉपिक है उसका नाम लेटर राइटिंग है। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे जो पूछा जाता है वो रिपोर्ट पूछा जाता है। रिपोर्ट के अल्टरनेट में आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। थर्ड नंबर पे आर्टिकल, स्पीच, ये टॉपिक्स जो है वो आपको पूछे जाएंगे। आज जो हम इस क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले शॉर्ट कंपोजिशन जो है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट कंपोजिशन की बात करें तो शॉर्ट कंपोजिशन में अपने पास में 5 टॉपिक हैं जो एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है।
यानी 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हमें पूछा जाता है। सबसे पहले सॉल्ट कंपोजिशन का जो टॉपिक है नंबर 1 इन्विटेशंस, उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि इन्विटेशन का मतलब जो है वो आमंत्रण या निमंत्रण होता है। आमंत्रण या निमंत्रण होता है, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा किसी समारोह या कार्यक्रम में जो आदेश बुलावा जो भेजा जाता है उसको हम इन्विटेशन के नाम से जो है वो जानते हैं। इन्विटेशन की बात करें तो इन्विटेशन 2 प्रकार का होता है। पहला जो नाम है उसको हम फॉर्मल इन्विटेशन के नाम से जानते हैं। इन्विटेशन का पहला जो पार्ट है उसको फॉर्मल इन्विटेशन, तथा सेकंड जो पार्ट है उसको इनफॉर्मल इन्विटेशन का नाम जो है वो दिया गया है। इन्विटेशन के 2 पार्ट होते हैं, वापस से आप रिपीट कीजिए। फर्स्ट पार्ट जो है वो फॉर्मल इन्विटेशन कहलाता है और सेकंड पार्ट जो है वो इनफॉर्मल इन्विटेशन कहलाता है। अब हमें ये तो मालूम चल गया कि भी इन्विटेशन का मतलब आमंत्रण या निमंत्रण होता है, या ये 2 प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपको किस प्रकार से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके लिए पढ़ते हैं आगे। 2 प्रकार का नाम दे दिया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अपनी 12th क्लास है उसके अंदर आपको इन्विटेशन लिखने से संबंधित सवाल जो है वो नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन दे देंगे एग्जाम में कि भाई आप जो है वो एक इन्विटेशन तैयार करो। इन्विटेशन लिखने से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते, जबकि आपको आए हुए इन्विटेशन के क्या पूछे जाते हैं, रिप्लाईज। हाँ जी, इस पॉइंट को आपको जो है वो अंडरलाइन करना है, नोट करना है। क्या पूछे जाते हैं, रिप्लाईज पूछे जाते हैं। यानी मान लो किसी ने आपको इन्विटेशन भेजा है और आपको उस इन्विटेशन का क्या देना है, जवाब देना है, रिप्लाई देना है। तो 12वीं कक्षा में आए हुए इन्विटेशन का आपको क्या देना है, रिप्लाई देना है, जवाब देना है। ठीक है, तो 2 प्रकार के अपने पास में इन्विटेशन हो गए, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जवाब भी अपने पास में कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। यानी पहला जो रिप्लाई दोगे आप फॉर्मल के, उसको बोलोगे फॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, यानी फॉर्मल मान लो कोई आ गया तो फॉर्मल रिप्लाई उसका हो गया। यानी इनफॉर्मल जो है इन्विटेशन, आपसे मान लो क्वेश्चन है तो आप इनफॉर्मल के जवाब दोगे तो उसको आप क्या नाम दोगे, इनफॉर्मल रिप्लाई। तो सवाल 2 प्रकार के हो गए, फॉर्मल इन्विटेशन से एक क्वेश्चन और इनफॉर्मल इन्विटेशन से क्वेश्चन। फॉर्मल का रिप्लाई भी देना होगा आपको और इनफॉर्मल का रिप्लाई भी देना होगा। अब हम जानते हैं कि अगर रिप्लाई देते हैं तो रिप्लाई 2 प्रकार से दे सकते हैं, या तो आए हुए इन्विटेशन को स्वीकार करना यानी एक्सेप्टिंग करना, या फिर आए हुए इन्विटेशन को नकार देना, इग्नोर कर देना, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो रिप्लाई भी अपने पास में 2 प्रकार की होगी डियर स्टूडेंट्स। पहला जो है उसको हम नाम दे सकते हैं एक्सेप्टिंग, और सेकंड जो है उसका अल्टरनेट, उसको हम नाम देते हैं डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का हो गया, फॉर्मल में एक क्वेश्चन एक्सेप्टिंग का और दूसरा क्वेश्चन डिक्लाइनिंग का। यही सेम जो है वो अपने पास में इनफॉर्मल में चलेगा, यानी एक इनफॉर्मल में एक्सेप्टिंग का क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन किसका हो गया, डिक्लाइनिंग का। ठीक है, एग्जाम में आपसे फॉर्मल रिप्लाई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनफॉर्मल रिप्लाई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा, या तो आपसे एक्सेप्टिंग का पूछ लेगा या फिर आपसे पूछ लेगा डिक्लाइनिंग का। लेकिन ये तो हमें मालूम पड़ गया कि भी 2 प्रकार से रिप्लाई होगी, एक फॉर्मल रिप्लाई हो गया और एक इनफॉर्मल रिप्लाई हो गया, एक एक्सेप्टिंग करना हो गया और एक हो गया डिक्लाइनिंग करना। लेकिन एक बात बताएं कि ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन दोनों में ध्यान क्या रखना है हमें, यानी इनके अंदर कुछ तो डिफरेंस होगा ना भी। तो डिफरेंस जो है वो किस प्रकार से आप जो है वो फाइंड आउट करोगे, इसलिए हम पढ़ते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस जब आपको पता चल जाएगा तो आप आसानी से जो है वो फॉर्मल का और इनफॉर्मल का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बात करते हैं देखो पॉइंट नंबर 1 की, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में डिफरेंस की। तो देखो यहां पे एक विद्यार्थियों बात समझाना चाहूंगा आपको डियर स्टूडेंट्स, कि यहां मैं आपको एक नाम बताता हूं, सेंडर। जैसे सेंडर का सभी मतलब जानते हैं कि भाई सेंडर का मतलब भेजने वाला होता है। ठीक है, तो लेकिन देखो कंफ्यूजन एक ये हो जाता है कि एक तो हमें इनविटेशन भेजने वाला हो गया
और एक हो गया हमें इन्विटेशन का क्या भेजने वाला, रिप्लाई भेजने वाला। तो मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा है कि इन्विटेशन लिखना नहीं है, आए हुए इन्विटेशन का क्या देना है, जवाब देना है। तो जवाब देने का मतलब यहां भेजने वाला जो है वो इन्विटेशन भेजने वाला नहीं होगा, कौन होगा, आए हुए इन्विटेशन का रिप्लाई भेजने वाला, यानी आए हुए इन्विटेशन का जवाब भेजने वाला। क्लियर ये पॉइंट? एक बार फिर से देखो, सेंडर जो शब्द है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इन्विटेशन भेजने वाला, सेंडर शब्द का मतलब यहां पे होगा आए हुए इन्विटेशन का क्या भेजने वाला, जवाब भेजने वाला, रिप्लाई भेजने वाला। तो जहां पे भी मैं यहां आगे नाम लिखूं ना सेंडर, वहां आपको यह समझना है कि भी इसमें सेंडर का मतलब रिप्लाई भेजने वाला है, ना कि इन्विटेशन भेजने वाला है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, बात करें डिफरेंस की फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में पहला जो डिफरेंस, पहला जो अंतर वो ये होता है कि एक फॉर्मल इनविटेशन जो है उसकी हमेशा शुरुआत जो है, स्टार्टिंग जो है वो किससे होती है, सेंडर्स नेम से। यानी सबसे पहले आपको फॉर्मल रिप्लाई की स्टार्टिंग किससे करनी है, रिप्लाई भेजने वाले के नाम से। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया अपने पास में कि आप रमेश हो और आपके दोस्त ने आपको क्या भेजा है, एक इन्विटेशन भेजा है। तो आपका दोस्त तो इनविटेशन भेजने वाला हो गया और आप रमेश कौन हो गए, इनविटेशन का रिप्लाई देने वाले। तो सबसे पहले यहां आपका नाम आएगा, क्यों, क्योंकि आप उस रिप्लाई को क्या करने वाले हो, सेंड करने वाले हो। तो फॉर्मल जो है उसकी स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी, सेंडर के नेम से होगी। लेकिन बात करें किसकी, इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल की स्टार्टिंग जो है वो सेंडर के नेम से ना होकर किससे होगी, सेंडर के एड्रेस से। आगे बात, पहले पॉइंट क्लियर, फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस का पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। एक बार फिर से देखिए, फॉर्मल के अंदर स्टार्टिंग शुरुआत जो है वो किससे होगी, सेंडर के नेम से होगी, और यहां पे जो है इनफॉर्मल में स्टार्टिंग किससे होगी, सेंडर के एड्रेस से। यानी यहां तो रिप्लाई भेजने वाले का नाम आएगा, लेकिन इनफॉर्मल लिखेंगे तो वहां रिप्लाई भेजने वाले का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, उसका एड्रेस आएगा। यह पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो हम देखते हैं यहां पे कि फॉर्मल जो है उसके अंदर जिस दिन आप जो है रिप्लाई देते हो, एक तो जैसे मान लो प्रोग्रामिंग डेट होगी, जिस दिन प्रोग्राम रखा गया है या जिस दिन कोई इवेंट कार्य है वो वाली डेट होगी, और एक जिस दिन आप रिप्लाई देते हो वो डेट होगी। लेकिन होता क्या है कि ये जो फॉर्मल होता है ना, इस फॉर्मल के अंदर जो है वो आपको रिप्लाई देने वाली डेट जो है वो नहीं लिखनी होती है। यानी जैसे मान लो आपका कार्यक्रम 16 तारीख को है और आप जवाब दे रहे हो उसका 12 या 13 तारीख को, तो वो जो रिप्लाइंग वाली डेट जो है वो आपको फॉर्मल के अंदर इंक्लूड नहीं करनी। लेकिन यदि इनफॉर्मल आ गया अपने पास में इनविटेशन, तो इनफॉर्मल का रिप्लाई देते समय सेकंड नंबर पे आपको क्या लिखनी है, रिप्लाइंग डेट लिखनी है। यानी जिस दिन आप जो है वो उसका जवाब देने जा रहे हो ना, तो उस दिन की आपको क्या लिखनी है, वहां पे डेट, तारीख जो है वो ऐड करनी होती है। सेकंड पॉइंट क्लियर है आपका। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि यदि मान लो फॉर्मल रिप्लाई देते हो तो रिप्लाई करने वाली तारीख आपको ऐड नहीं करनी है, यानी फॉर्मल रिप्लाई में हमेशा डेट, तारीख जो है वो नहीं आती, और इनफॉर्मल में जिस दिन आप जवाब दे रहे हो उस दिन की आपको क्या लिखनी है, तारीख, डेट जो है वो ऐड करनी है। तीसरा पॉइंट और महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मानकर चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल की राइटिंग सेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। यदि आप इस पॉइंट को में गलती कर देते हो तो आपका पूरा इन्विटेशन जो है वो गलत हो सकता है। इसलिए इस थर्ड पॉइंट को आप थोड़ा आसानी से देखिए, ठीक है। डेट के बाद में बात करते हैं थर्ड नंबर की, तीसरे डिफरेंस की। थर्ड डिफरेंस में क्या होता है कि ये जो तीसरा डिफरेंस है ये कहता है कि हमेशा एक फॉर्मल जो आएगा उसका रिप्लाई आपको हमेशा थर्ड पर्सन में देना होगा। कौन से पर्सन में देना होगा, थर्ड पर्सन में। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि आपका ये जो फॉर्मल रिप्लाई है, इस फॉर्मल रिप्लाई में आपको हमेशा कौन से पर्सन का यूज करना है, थर्ड पर्सन का। और इनफॉर्मल का जब आप जवाब दोगे तो आप उस समय जो है वो किसका प्रयोग करोगे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने ये कहा कि यदि आपको फॉर्मल रिप्लाई का क्वेश्चन आया है और आप फॉर्मल रिप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस समय आपको हमेशा लैंग्वेज थर्ड पर्सन की यूज करनी पड़ेगी, और जब आप इनफॉर्मल का आंसर दोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो वहां आपको लैंग्वेज हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन की देनी होगी। अब थर्ड पर्सन और फर्स्ट और सेकंड पर्सन हम जानते हैं, यानी फॉर्मल को हमेशा जो है वो जवाब देते समय हम ही, सी, इट, दे
या किसी व्यक्ति का या किसी ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, इनका प्रयोग जो है वो हम करेंगे कौन से रिप्लाई में, फॉर्मल रिप्लाई में। ठीक है, ये सारे थर्ड पर्सन के अंदर आ गए अपने पास में। और यदि बात करें फर्स्ट और सेकंड पर्सन की, तो फर्स्ट और सेकंड में हम जानते हैं आई हो गया, वी हो गया और यू हो गया। इनका यूज जो है वो हम करेंगे किसमें, इनफॉर्मल का रिप्लाई देने में। यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट डिफरेंस वाला कि फॉर्मल का रिप्लाई देते समय आपको थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है और यहां पे इनफॉर्मल का रिप्लाई देते समय आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग करना है। कैसे, इस बात को देखो समझते हैं। जैसे मान लो आप किसी चीज को ट्रांसलेट करने जा रहे हो इसके रिप्लाई के क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि मान लो सेंटेंस आपने लिख दिया कि मैं जो है वो आपके निमंत्रण को प्राप्त करके खुश हूं। ये जैसे मान लो सेंटेंस हो गया। नॉर्मली हम जानते हैं कि इस सेंटेंस का यूज जो है वो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में करते हैं। ठीक है, आप जब भी किसी का इनविटेशन रिसीव करते हो तो उस समय जब आप वापस उसको धन्यवाद वगैरह देते हो या उसका जब जवाब देते हो तो उस लाइन को हम जो है उसमें इंक्लूड करते हैं। अब ये लाइन दोनों में लिखी जाती है, फॉर्मल रिप्लाई में भी लिखी जाती है और इनफॉर्मल रिप्लाई जो है उसमें भी लिखी जाती है। लेकिन इन दोनों को कैसे लिखा जाए, फॉर्मल और इनफॉर्मल में कैसे लिखा जाए? पहले इनफॉर्मल की बात करें तो हम कहते हैं फर्स्ट और सेकंड का इसमें प्रयोग होना चाहिए, इसमें यूज जो है वो होना चाहिए। जैसे इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में आपने लिख दिया आई एम ग्लेड टू रिसीव योर काइंड इनविटेशन। ठीक है, ये अपना सेंटेंस बन गया। ओके, इसमें आप देख सकते हो आई यहां पे सेकंड पर्सन में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड पर्सन में। यहां पे बात करते हैं योवर की बात करते हैं तो योवर खुद जो है वो सेकंड पर्सन में, यानी थर्ड पर्सन की कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसी लाइन को यदि आपको किस में लिखना है, फॉर्मल में लिखना है। और फॉर्मल हमारा क्या कहता है कि हमेशा जवाब जो है वो कौन से पर्सन में दिया जाना चाहिए, थर्ड पर्सन में। तो ये जो यहां मैं के लिए आई जो यूज हुआ है वहां पे अपने लिए फॉर्मल में जब इसको लिखेंगे तो हम इस आई की जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं, या तो वही ही का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसका प्रयोग कर सकते हैं, सी का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको लिखोगे ही से शुरू करके तो आपका ये फॉर्मल में क्या बनेगा, ही इज ग्लेड टू रिसीव योर जो है उसकी जगह आप क्या कर दोगे, देयर। और काइंड इनविटेशन जो है उसकी जगह वापस क्या लिख दोगे, काइंड इनविटेशन। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को आपको महत्वपूर्ण रूप से देखना है। यही वो सेंटेंस है जिसके माध्यम से आप दोनों में अंतर, डिफरेंस जो है वो कर सकते हो। यदि आपको अंतर करना सीखना आ गया तो आप फिर जो है उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व जो है वो कर सकते हो और बिल्कुल चुटकियों में, बिल्कुल नॉर्मली तरीके से, इजी वे में आप 4 नंबर जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तीनों पॉइंट समझ में आ गया आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान दे विद्यार्थी। सेंडर्स नेम डेट हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। सेंडर्स नेम से स्टार्टिंग होगी हमेशा फॉर्मल की, डेट इसके अंदर नहीं आएगी, जिस दिन जवाब दोगे उसकी कोई डेट नहीं लिखी जाएगी। और तीसरे नंबर पे याद रखना इसके अंदर हमेशा थर्ड पर्सन का प्रयोग जो है वो आपको करना है। ठीक है, इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में सेंडर के नेम की जगह सेंडर के एड्रेस से शुरुआत होती है। रिप्लाई देने वाली दिन की डेट, तारीख जो है वो आपको लिखनी है और थर्ड पर्सन की जगह आपको कौन से पर्सन का यूज करना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का। तो ये चेंजेज अगर आपको मालूम हो जाएगा तो आप आसानी से अच्छी तरीके से जो है वो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो, सबसे पहले रिप्लाई पढ़ते हैं, फॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, बार बार फॉर्मल इनविटेशन का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। इनविटेशन में आपसे एक्सेप्टिंग का क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, और ज्यादातर आपको नॉर्मली रूप से जो है वो इनफॉर्मल का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज की। ठीक है, यानी आपको हेडिंग जो है वो क्या डालनी है, रिप्लाईज ऑफ द इनविटेशन, जिसमें सबसे पहला कौन सा अपने पास में, फॉर्मल। तो हम यहां पे जो है वो अपनी नई हेडिंग डाल देते हैं, रिप्लाईज ऑफ फॉर्मल इनविटेशन। ओके, क्लियर है। सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं, फॉर्मल इनविटेशन जो है वो पढ़ते हैं, उसकी रिप्लाईज पढ़ते हैं। ठीक है, रिप्लाईज ऑफ फॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, जानते हैं 2 प्रकार से रिप्लाई देना आपको। ठीक है, फर्स्ट वाला पोर्शन जो है वो क्या करना है, एक्सेप्टिंग, और सेकंड वाला जो है वो क्या है, डिक्लाइनिंग।
यदि आपको वहां पे डिक्लाइनिंग दे रखा है तो डिक्लाइनिंग की तरह लिखना है आपको, और आपको एक्सेप्टिंग का कहा गया है तो आपको एक्सेप्टिंग की तरह वहां पे जो है वो लिखना है। एक बात का ध्यान हमेशा हमें रखना चाहिए कि जब आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो तो आपको एक्सेप्ट करने का कोई भी कारण जो है, रीजन जो है वो नहीं बताना। अब जैसे मान लो आप शादी के इनविटेशन आपको मिल गया और आप शादी में जा रहे हो और उसको स्वीकार कर रहे हो, तो स्वीकार करने का क्या कारण बताओगे, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई इनविटेशन स्वीकार करोगे ना तो बेटा उसका कोई भी रीजन नहीं लिखना है, लेकिन जब आप उसको डिक्लाइनिंग करते हो, जब आप उस इनविटेशन की रिप्लाई देते हो और आप उसमें डिक्लाइनिंग का पोर्शन इंक्लूड करते हो, जब आप उसको इग्नोर करते हो, जवाब देते हो कि भाई मैं नहीं आ सकता, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको उस चीज का रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको उस चीज का कारण लिखना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं जा सकते, क्या कारण रहा जिसकी वजह से आप वो इनविटेशन जो है वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि एक्सेप्टिंग में कोई रीजन नहीं आएगा और डिक्लाइनिंग देते समय आपको जो है वो रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं देखो आगे, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, रिप्लाईज ऑफ फॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। वैसे तो इसके पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे इजीएस्ट वे, ठीक है। यहां जो है वो हम हेडिंग डालते हैं लर्निंग पॉइंट्स की, ठीक है। लर्निंग पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स जो है उनको आपको याद रखना है और उन पॉइंट्स को एक साथ में जो है वो सेटअप करके आप बिल्कुल अच्छी तरीके से, नॉर्मली तरीके से जो है वो आप क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो, ठीक है। लर्निंग पॉइंट क्या है, देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे कि सबको पता है हम फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई पढ़ रहे हैं, तो अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है, उसके अनुसार हम इसका रिप्लाई पढ़ते हैं। सबसे पहले लर्निंग पॉइंट में क्या ध्यान देना है कि हमेशा एक फॉर्मल की जब रिप्लाई दोगे तो आपको शुरुआत जो है वो किससे करनी होगी, सेंडर्स नेम से करनी होगी। यानी सबसे पहले आपको रिप्लाई भेजने वाला व्यक्ति का क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। यानी आपको सेंडर जो है उसका नेम जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने सेंडर का नाम इंक्लूड कर दिया। सेकेंड नंबर पे मैंने आपको कहा कि भाई फॉर्मल रिप्लाई में आपको डेट नहीं लिखनी है और इनफॉर्मल रिप्लाई में आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। जिस दिन जवाब देते हैं उस दिन की तारीख, डेट जो है वो आपको इनफॉर्मल में लिखना है और फॉर्मल में आपको उस दिन की कोई भी डेट नहीं लिखनी। तो डेट की जगह क्या लिखे, वो कौन सा पॉइंट है जो आप डेट की जगह यहां पे इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे। तो हम देखो बात करते हैं सेंडर्स नेम के बाद में सेकेंड नंबर पे आपको जो है वो फॉर्मल रिप्लाई में क्या लिखना होता है, या तो क्या लिखना होता है थैंक्स, या फिर आपको क्या लिखना होता है थैंक, ठीक है। थैंक्स या थैंक, इन दोनों में से आपको जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो आपको यूज करना है कि भाई थैंक कब आएगा और थैंक्स कब आएगा। इसका भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे अभी तो उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले नंबर पे फॉर्मल रिप्लाई का जवाब देते हुए समय आपको रिप्लाई देने वाले व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको थैंक्स या थैंक जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें, थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आपको लिखना होता है नेम ऑफ द होस्ट, नेम ऑफ द होस्ट, ठीक है। होस्ट में सारे जानते हो, गेस्ट का मतलब अतिथि हो गया और जिसके हम आए हुए अतिथि का जो सेवा सत्कार करते हैं उसको हम हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, आतिथ्य बोलते हैं। और जो आतिथ्य हमारा करता है, हॉस्पिटैलिटी जो करता है उसको हम होस्ट बोलते हैं हिंदी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेजबान। क्या बोलते हैं, मेजबान। यानी आए हुए अतिथि का जो सादर स्वागत करता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, होस्ट का नाम लिखना है, ठीक है। पहले नंबर पे आपने सेंडर का नाम इंक्लूड कर दिया, दूसरे नंबर पे आपको थैंक्स या थैंक जो है दोनों में से कोई एक चीज जो है वो आपको यूज करनी है, और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, नेम ऑफ द होस्ट लिखना है। यानी जिसने आपको इन्विटेशन भेजा है, आप तो खुद क्या हो गए, इनविटेशन का जवाब देने वाले हो गए, लेकिन आपको जिसने इनविटेशन भेजा है ना वो आपका क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। जैसे रमेश ने सुरेश को इनविटेशन भेजा तो सुरेश जो है वो तो क्या हो गया, इनविटेशन का जवाब देने वाला, और रमेश कौन हो गया, इनविटेशन को भेजने वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम किसका आएगा, रमेश ने सुरेश को भेजा तो सबसे पहले नाम किसका आया, सुरेश का, और यहाँ पे किसका नाम आया, रमेश का, क्योंकि रमेश क्या कहलाएगा, यहाँ पे होस्ट कहलाएगा। ओके, क्लियर है ये बात। तो तीसरे नंबर पे आपको किसका नाम लिखना है, होस्ट का, जिसने आपको इनविटेशन भेजा है उसका नाम जो है आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। चौथे नंबर पे बात करें देखो, तो चौथे नंबर पे आपको ये पॉइंट कॉमन चलाना है। जैसे कि मान लो फॉर हिज हो गया या हर हो गया, या मान लो प्लूरल है तो वहां पे क्या हो गया, देर हो गया, ठीक है। हिज हर या देर, तो फॉर हिज हर देर, यहां पे आगे आपको लिखना है काइंड इनविटेशन टू अटेंड। ये लाइन आपको प्रत्येक इनविटेशन में कॉमन चलानी है, ठीक है।
काइंड इनविटेशन टू अटेंड। यहां तक आप कॉमन चला दोगे, चाहे किसी भी प्रकार का इनविटेशन आया हो फॉर्मल, उसमें ये लाइन जो है वो आप कॉमन चलाओगे। अब यदि मान लो आपका मेस्कुलाइन जेंडर है और सिंगुलर है तो वहां पे आप हिज का प्रयोग करोगे। यदि फेमिनाइन जेंडर है और आपका सिंगुलर है तो वहां पे हर का प्रयोग करोगे। और मान लो प्लूरल आ गया वहां पे, दो या दो से ज्यादा आ गए, तो वहां पे देर का प्रयोग करोगे। जैसे अभी सुरेश का बताया था तो सुरेश के लिए ही जा सकता है, सुरेश की जगह मान लो सीता हो जाता तो उसके लिए फोर हर आ जाता। अब जैसे मान लो प्रिंसिपल एंड स्टाफ यानी बहुत ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, तो वहां पे हिज और हर की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, देर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कुल मिला के बात ये रही कि आपको ये लाइन कॉमन चलानी है फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई में, फॉर हिज या हर या देर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। ठीक है, अब देखो चौथे नंबर के बाद में पांचवा पॉइंट जो है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट जो है, वो फिफ्थ नंबर के पॉइंट में देखो क्या करना आपको, अटेंड करने जा रहे हो तो अटेंड करने का मतलब प्रोग्राम अटेंड करने जाओगे, तो पांचवा नंबर जो है उस पे आपको किसका नाम लिखना है, प्रोग्राम्स नेम। यानी जिस कार्य की वजह से आप इनविटेशन स्वीकार कर रहे हो या अस्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग कर रहे हो, उसका नाम आपको फिफ्थ नंबर में लिखना है, प्रोग्राम्स नेम। ठीक है, हो जाएगा आपका फिफ्थ नंबर में प्रोग्राम्स नेम। प्रोग्राम्स नेम के बाद में जो सिक्स्थ पॉइंट है, उस सिक्स्थ पॉइंट में आपको क्या लिखना है, ओन। ओन के आगे आपको क्या लिखना है, प्रोग्रामिंग डेट। यानी जिस दिन आपका प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम वाले डेट को आपको यहां पे लिखना है। जिस दिन प्रोग्राम है उसकी डेट आपको यहां पे इस्तेमाल करनी है। मैंने क्या कहा कि शुरू में जिस दिन जवाब देते हैं रिप्लाई का, वो डेट नहीं लिखनी है आपको फॉर्मल के अंदर, वो डेट तो केवल इनफॉर्मल में आएगी। लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, प्रोग्रामिंग डेट लिखा है, यानी जिस दिन कार्यक्रम है, अब वो डेट तो लिखनी पड़ेगी भाई। इसलिए छठवां पॉइंट जो है उसमें ऑन के आगे आपको क्या लिखना है, प्रोग्रामिंग डेट। और ऑन के आगे जो है वो आपको क्या लिखना है, 8, और 8 के आगे आपको बताना है टाइम। ठीक है, यानी कौन से समय में या कितने बजे आपका प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है, या कितने बजे आप वहां पे जो है वो जाने वाले हो। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट के बाद में सेवंथ पॉइंट जो है उसके अंदर आपको बताना होता है वेन्यू। वेन्यू का मतलब आप सभी जानते हो, वेन्यू का मतलब हो गया स्थान। क्या हो गया, स्थान। यानी जहां पे जो है वो आप प्रोग्राम अटेंड करने जाओगे, उस स्थान का नाम आपको 7 नंबर पे लिखना है, प्रोग्रामिंग प्लेस नेम, यानी कार्यक्रम स्थल का नाम। वेन्यू का मतलब स्थान हो गया, तो स्थान में आपको जहां पे कार्यक्रम होने जा रहा है ना, उस कार्यक्रम के स्थान का नाम आपको वेन्यू वाली जगह लिखना है। यानी 7वें नंबर पे पॉइंट आपको ये स्थान वाला लिखना है। ठीक है, ये देखो ये 7 पॉइंट जो है वो अपने फॉर्मल रिप्लाई के लिए काफी होते हैं। ठीक है, यानी इन 7 पॉइंट से हम जो है वो फॉर्मल रिप्लाई देते हैं। पूरा का पूरा डिटेल से हमने जो है वो यहाँ पे बताया कि भाई सबसे पहले शुरुआत सेंडर के नेम से करनी है फॉर्मल में, फिर थैंक्स या थैंक में से लिखना है, फिर नेम ऑफ द होस्ट यानी जिसने आपको इनविटेशन भेजा है उसका नाम लिखना है, फिर फॉर हिज हर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, ये लाइन कॉमन चलेगी। 5वें नंबर पे प्रोग्राम का नाम आपको लिखना है, 6वें नंबर पे ऑन करके आगे प्रोग्राम डेट लिखनी है, प्रोग्राम की तारीख लिखनी है, और 8 में आगे टाइम लिखना है। ठीक है, 7वें नंबर पे वेन्यू यानी स्थान जहां पे आपका कार्यक्रम होगा या जहां आपको जाना है एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग करके। ठीक है, डिक्लाइनिंग में तो आप जाओगे नहीं, क्योंकि डिक्लाइनिंग में आप रीजन लिखोगे कि भाई इसलिए हम जो है इसको डिक्लाइनिंग करते हैं। एक्सेप्टिंग देते समय जहां आपको अटेंड करना है प्रोग्राम को, वहां पे आपको प्रोग्राम का नाम लिखना है। अब ये 7 पॉइंट तो हो गए कॉमन। ठीक है, लेकिन हमारे पास में सवाल क्या बचा, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मल रिप्लाई का आएगा, लेकिन या तो क्या पूछेगा, एक्सेप्टिंग पूछेगा या डिक्लाइनिंग पूछेगा। अभी हमने जो 7 पॉइंट लिखे ना, इन 7 पॉइंटों में आप देख सकते हो कहीं पे भी एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग का पोर्शन जो है वो नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो ये मतलब हो जाएगा, इसका एक फॉर्मेट हो जाएगा फिर का मतलब लास्ट 5 मिनट का बचा है। ओके स्टार्ट। हाँ ठीक है, तो वेन्यू जो है उसके बाद में जो है वो आपको क्या बनता है, एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग जो है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 8वां पॉइंट जो है वो आपका एक्सेप्टिंग का आता है। यदि आप एक्सेप्टिंग करते हो तो आपको एक्सेप्टिंग लिखना है, और यदि आप डिक्लाइनिंग करते हो तो आपको जो है वो डिक्लाइनिंग करना है। एक्सेप्टिंग के समय आपको कोई भी रीजन नहीं बताना है, और डिक्लाइनिंग करते समय आपको जो है वो नेसेसरी क्या बताना है, रीजन जो है वो आपको बताना है। तो ये 8 पॉइंट जो है, इन 8 पॉइंट के माध्यम से आप जो है वो क्या कर सकते हो, फॉर्मल रिप्लाई का जो है वो क्या दे सकते हो, जवाब जो है वो दे सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं, इन 8 पॉइंट के माध्यम से फॉर्मल रिप्लाई जो है वो किस प्रकार से तैयार होगी। ठीक है,
उसको हम जो है वो यहां बनाते हैं। फॉर्मल इनविटेशन जो है उसका रिप्लाई किस प्रकार से होगा, इन 8 पॉइंट के माध्यम से जो है वो हम यहां बनाते हैं। फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट बनाते हैं रिप्लाईज ऑफ फॉर्मल इनविटेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बॉक्स ड्रॉ करना है। बॉक्स बनाते समय इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आवश्यकता से ज्यादा बड़ा आपका बॉक्स होना नहीं चाहिए और एक बार के लिए इसको नीचे से बंद आपको करना नहीं है। ठीक है, 8 पॉइंट हमने अभी पढ़े थे, उन 8 पॉइंट को हम जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो सेटअप करते हैं, जिसके माध्यम से जो है वो आपका फॉर्मल रिप्लाई तैयार होगा। सबसे पहले हमने कहा कि स्टार्टिंग किससे होती है, सेंडर के नेम से होती है। तो यहां पे सबसे पहले आपने नाम लिखा सेंडर्स नेम। ठीक है, सेंडर्स नेम के बाद में 2 नंबर पे आपको या तो थैंक जो है उसको लिखना है या फिर थैंक के स्थान पे क्या लिखना है, थैंक्स जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि नेम ऑफ द होस्ट जो है वो यहां पे आएगा। तो थर्ड नंबर पे आपने जो है वो नेम ऑफ द होस्ट लिखा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे सेंडर्स नेम हो गया, सेकंड नंबर पे थैंक या थैंक्स हो गया और थर्ड नंबर पे आपका क्या आ गया, नेम ऑफ द होस्ट। ठीक है, नेम ऑफ द होस्ट जो है इसके बाद में हमने कहा कि लाइन कॉमन चलेगी। तो कॉमन वाली लाइन कौन सी होगी, फॉर हिज हर या देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। ओके, इस कॉमन के बाद में 5th नंबर पे हमने कहा कि प्रोग्राम का नेम आएगा। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, प्रोग्राम्स नेम। ठीक है, प्रोग्राम्स नेम के बाद में ऑन के आगे मैंने आपको कहा था कि भाई आपको क्या लिखना है, प्रोग्राम्स डेट। तो यहां पे जो है वो आपका क्या आ जाएगा, प्रोग्राम्स डेट। प्रोग्राम्स डेट के आगे 8 लिखना है, 8 के आगे आपको क्या लिखना है, टाइम, और टाइम के बाद में फिर 8 लगा के आपको क्या लिखना है, वेन्यू। ठीक है, वेन्यू के बाद में डियर स्टूडेंट्स यदि आप एक्सेप्टिंग कर रहे हो तो आपको एक्सेप्टिंग का पोर्शन लिखना है, और यदि आप डिक्लाइनिंग करते हो तो आपको डिक्लाइनिंग से रिलेटेड लिखना है। लेकिन याद रहे कि डिक्लाइनिंग करते समय आपको नेसेसरी रीजन जो है वो जरूर इंक्लूड आपको करना है। इस सारी चीज को हमें नीचे बॉक्स में क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, ओके, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। ये अपने पास में फॉर्मल रिप्लाई का जो है वो फॉर्मेट बन गया। इस तरीके से आपको जो है वो जवाब देना है। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो जो है वो आपको अगली कक्षाओं में मिलते रहेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो जुड़े रहे रामेश्वरम क्लासेज के ई स्कूल से। धन्यवाद।